तो सारे लोग आ गए? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है ठीक है। तो मैं एक्चुअली आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने कुछ स्टूडेंट है वो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, सीपीएल के लिए, एटीपीएल के लिए, पीपीएल के लिए। तो कईयों का एक्चुअली पेमेंट कट गया है, लेकिन मतलब सक्सेसफुली सबमिशन नहीं हुआ, और कईयों का पेमेंट भी नहीं कटा है, तो सबको दिक्कत हो रही है। तो वैसे देखा जाए तो डीजीसी का सर्वर भी कई बार डाउन होता है, बट प्रॉब्लम ये भी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को या जो भी कैंडिडेट है जो भी पीपीएल, सीपीएल, एटीपीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ठीक से अप्लाई करना आता ही नहीं है। सबका अपना प्रॉब्लम होता है, कोई यूजर मैनुअल नहीं पढ़ता है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं पढ़ता है, तो किसी को मतलब रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से नहीं आते हैं। तो हालांकि ये सब आम बात है, लेकिन फिर भी गाइडेंस में ये सब भरें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को जो गाइड करने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को थोड़ा ठीक से ध्यान रखें, एंड उसके बाद ही आने वाले 2-4 दिन में आप लोग अप्लाई करें। ठीक है। तो पहले पॉइंट की अपन बात करें तो वो होता है कंप्यूटर नंबर या फिर कंप्यूटर नंबर अपग्रेडेशन। राइट। तो कंप्यूटर नंबर की अपन बात करें, आप लोग जैसे जानते होंगे कि जो एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी में होता है, उसी तरह से डीजीसी में कंप्यूटर नंबर होता है। एंड जिन लोगों को कंप्यूटर नंबर ऑलरेडी इश्यू हो गया है, उन लोगों को चाहिए कि अपने कंप्यूटर नंबर को अपग्रेड करवाएं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने पीपीआर का एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, और अभी सीपीआर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या जिन्होंने सीपीआर का दिया है वो एटीपीआर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर नंबर को अपग्रेड करवाएं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरे पॉइंट पर अपन बात करें तो वो इन कैंडिडेट्स के लिए है जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पहले सीपीआर का एग्जाम दिया था या एटीपीआर का एग्जाम दिया था, बट उनकी जो प्रोफाइल थी वो उड़ान वेबसाइट पर थी। लेकिन अभी तो लेटेस्ट वेबसाइट आ गई है जो परीक्षा वेबसाइट है। तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि अपनी जो प्रोफाइल है, जो आईडी है, उसको परीक्षा वेबसाइट पर ट्रांसफर करें, और परीक्षा वेबसाइट पर ट्रांसफर करके उसको फोटो एंड सिग्नेचर को ठीक से चेक करें, और जरूरत हो तो वहाँ पे अपना लाइसेंस है उसको भी अपग्रेड करवाएं। जैसे कि किसी कैंडिडेट का सीपीएल हो गया है और एटीपीएल में अपियर होना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सीपीएल की कॉपी पहले ऑनलाइन सबमिट करें, उसके बाद में उसकी एक हार्ड कॉपी डीजीसी को भेजें। अप्रूवल होने के बाद ही उन्हें एग्जाम में अपियर होने का चांस दिया जा सकता है। ठीक है। हाँ तो सर। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका। एंड तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो वो डीजीसी पब्लिक नोटिस ही होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि डेट बिगिन कब हो रही है एंड कब लास्ट डेट है। या लास्ट डेट की भी बात करें तो 9 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो, या 11 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं पिछले सेशन की बात करूँ तो एक कैंडिडेट ने रात को 11 बजे अप्लाई किया था, एंड उसको लगा कि अप्लाई हो गया है, बट उसका मैसेज एक्चुअली मिडनाइट के बाद में आया था, तो लास्ट में उसका रोल नंबर कैंसिल हो गया था। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है उन्हें चाहिए कि लास्ट डेट से बल्कि 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर दें, लास्ट मोमेंट के चक्कर में ना रहें। कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार कुछ और तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एंड आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रक्शन जानने होते हैं कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इनके लिए आप लोगों को चाहिए कि यूजर मैनुअल में जाएं। डीजीसी यूजर मैनुअल एक्चुअली परीक्षा वेबसाइट पे भी टॉप की जो मेन्यू है उसमें दी हुई है, या फिर इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है मेरा लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो उस पर भी दिया हुआ है कि किस तरह से अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। आपके हाथ में मतलब क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर यूपीआईडी से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक यूजर मैनुअल को ठीक से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। करेक्ट। तो अपन पांचवें पॉइंट की बात करें तो अभी अपना ही कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मैं कितने पेपर्स के लिए अप्लाई करूं इस बार। तो आप अप्लाई तो 5 पेपर के लिए भी कर सकते हो सीपीआर में, या आप एटीपीआर कैंडिडेट हो तो आप 3 पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि आप उतने पेपर के लिए अप्लाई करें जितने पेपर की आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो गई है। किसी स्टूडेंट ने 3 पेपर भी पढ़े या 4 पेपर भी पढ़े हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि वो 2 ही पेपर क्लियर कर सकता है, तो वो 2 के ही लिए अप्लाई करे। ठीक है। हालांकि अपन स्पेशल सेशन की बात करें तो स्पेशल सेशन में आप लोग एक ही एग्जाम एक बार में दे सकते हो, लेकिन रेगुलर सेशन में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने एग्जाम में अपेयर होना है। और दूसरे रूल की अपन बात करें तो 42 दिन वाला रूल होता है कि आपको एक एग्जाम दिए, यदि 42 दिन नहीं हुए हैं तो आप दोबारा उस एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप पे यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो उसके लिए अप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें कोई रोल नंबर नहीं आने वाला। ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। और आप लोगों में से भी जिन्होंने भी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब भी करेंगे, उन्हें रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हाउ टू बिकम पायलट, हाउ टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर नंबर, हाउ टू अप्लाई फॉर डीजीसी एग्जामिनेशन एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड वीडियो भी हम लोग डालते रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। और अभी तो आप लोगों में से मैक्सिमम ने सब्सक्राइब कर ही दिया है, लेकिन जिन्होंने यस सर। सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अभी अपन आते हैं एग्जाम फीस वाले पॉइंट पर। तो एग्जाम फीस की बात करें तो एक सब्जेक्ट के लिए 2500 रुपये फीस होती है। तो किसी को जैसे 2 पेपर के लिए अप्लाई करना है तो 5000 हुई, 3 पेपर के लिए अप्लाई करना है तो 7500 हुई।
ठीक है। इसके अलावा कुछ चार्जेस होते हैं, मुश्किल से 50-100 रुपये होते हैं, जो टैक्सेज भी हो सकते हैं या फिर सर्विस चार्जेज भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हो या यूपीआई आईडी यूज करते हो। ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन होते हैं। हालांकि भरते टाइम आप लोगों को चाहिए कि या तो हम लोगों से कंसल्ट कर लें, मतलब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज तो वीडियो देखें प्रॉपर तरीके से पेमेंट किस तरह से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्रिटिकल सा होता है पेमेंट करना, तो इसमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक। जो स्टूडेंट सीपीएल सीजी में अपीयर होना चाह रहे हैं या फिर एटीपीएल कन्वर्जन के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं, यानी जिन्होंने अपना सीपीएल एटीपीएल बाहर वाली किसी कंट्री से किया है, तो उन्हें सबसे पहले चाहिए कि वह डीजीसी वेबसाइट पर अपना लाइसेंस अपडेट करें। उसके बाद में ही उनको एग्जाम देने का चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका 7वां पॉइंट भी हो गया है। अब आपका 8वां पॉइंट आता है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जब भी आप टेक्निकल स्पेसिफिक एग्जाम देते हो, तो हालांकि 5700 kg से नीचे के एयरक्राफ्ट का आप देते हो, चाहे वो सेसना 152 हो, 172 हो, P-62 हो, पाइपर सेनिका हो, किंग एयर C-90 हो, किंग एयर B-200 हो, तो इन सब के लिए आपको किसी भी मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो कैंडिडेट हैवी एयरक्राफ्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं, जैसे अपन बात करें किंग एयर 350 की बात करें या किसी साइटेशन जेट टाइप की बात करें या फिर एयरबस या बोइंग की बात करें, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करें, तभी वो उसमें अपीयर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपन 9वें वाले पॉइंट की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें है कि एक कैंडिडेट एक बार ही अप्लाई कर सकता है। जैसे कि कई बार कैंडिडेट होता है कि उसने जल्दबाजी में एयर नेविगेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन तो 2 पेपर के लिए की थी या 4 पेपर के लिए की थी, तो वो चाहे कि दूसरे दिन या तीसरे दिन वो दोबारा से अप्लाई कर देंगे बाकी पेपर्स के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। एक सेशन में आप लोग एक बार ही अप्लाई कर सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। अदरवाइज ये सेशन आपके हाथ से निकल भी सकता है। ठीक है, अभी अपन लास्ट वाले पॉइंट की बात करें, यानी 10th वाले पॉइंट की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बार सबमिट कर देते हो और आपकी फीस कट जाती है, फीस का पेमेंट हो जाता है, तो फीस रिफंड होने की कोई भी चांस नहीं होते, चाहे आप उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ना ही उसे एडजस्ट किया जाता है कि इस सेशन में मैं अपीयर नहीं हुआ तो अगले सेशन में एडजस्ट हो जाएगी क्या, तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। एंड आप लोग यूजर मैनुअल भी पढ़ोगे तो उसके पेज नंबर कुछ 39-40 के आसपास में लिखा हुआ भी है कि पेमेंट में डीजीसी की कोई भी जिम्मेदारी किसी भी तरह की नहीं बनती है, बिकॉज ये पेमेंट भारत कोष में जाता है। तो भारत कोष में ही आपको किसी भी तरह की कंप्लेन करनी होती है या फिर वहीं से आपको कुछ फेवर मांगना होता है। हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तो आपकी फीस जा चुकी होती है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट जिन्हें आप याद रखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपका फॉर्म कभी भी डीजीसीए ऑफिस में रिजेक्ट होगा, है ना। आपका रोल नंबर आना ही आना है, बट आपको ठीक से अमल करना है इन 10 पॉइंट्स पर। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो यूट्यूब वीडियो देख लिया करो मेरे, या फिर आप लोग यहाँ पे क्लास में बैठते हो तो भी मतलब जिस भी पॉइंट पे जिस भी सब्जेक्ट पे आपको डाउट होता है तो जस्ट मेरे को बता दिया करें। ठीक है, और आप लोग घर से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से क्लास में से ही, आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मैं रिप्लाई करूंगा या फिर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इवन मैसेज भी भेजोगे तो भी हम लोग रिप्लाई करते ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।